नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, एचपी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 2 होगी। पिछला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। दरअसल ये वीडियोस नहीं हैं, ये मॉक टेस्ट हैं। इन वीडियोस के माध्यम से आप खुद को चेक कर सकते हैं कि आपका लेवल क्या है, कहाँ आप स्टैंड करते हैं। 10 क्वेश्चंस एचपी जीके के होंगे, 10 कंप्यूटर के और 10 जीके के। बिल्कुल ऐसा ही लगभग पैटर्न आपको इस एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर 85 क्वेश्चंस आएंगे तो 60 क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चंस एचपी जीके के और 15 क्वेश्चंस जीके या फिर करंट अफेयर्स। ठीक है, 170 क्वेश्चंस होंगे तो 120 क्वेश्चंस कंप्यूटर के। बाकी आप देख सकते हैं 20 क्वेश्चंस लगभग एचपी जीके के और 30 क्वेश्चंस अदर जीके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हर एक क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके अटैम्प्ट करिएगा खुद, ताकि आपको ये पता चले कि कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं और कितने नहीं। बाकी पेड क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है हमारी टीम ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए, ज़रूर ज्वाइन करिएगा। पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। पहला क्वेश्चन, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में कितनी रियासतों का विलय किया गया था? तो इस समय हिमाचल प्रदेश जो है एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था 15 अप्रैल 1948, इसलिए हर साल 15 अप्रैल हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, छोटी बड़ी 30 रियासतों को इकट्ठा किया गया था, फिर हिमाचल प्रदेश को बनाया गया था। उसके बाद तो आपको बताइए 1954 में बिलासपुर को मिलाया गया तो 31 रियासतें हो गई। फिर उसके बाद 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना, 1971 में एक राज्य बना, यानी कि 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठन से पूर्व पंजाब का उच्च न्यायालय किस भवन में रहा है? तो हिमाचल की इमारतों के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, जो भी इम्पोर्टेंट इमारतें हैं इतिहास में शिमला के, आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं उच्च न्यायालय पंजाब का, इस समय हिमाचल भी इसी का हिस्सा था। तो पीटर होव बिल्डिंग जो है यहाँ पे उच्च न्यायालय था। महात्मा गांधी जी का केस भी यहाँ पे ही चला था जब उनकी मृत्यु हुई थी 1948 में 30 जनवरी। ठीक है, शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। उसके बाद दोस्तों, शिमला नगर निगम, अब यह याद रखिएगा, शिमला नगर निगम जो है इसकी स्थापना तो हुई थी कब? 1852 में, और 1978 में इसे डिसॉल्व किया गया था और कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी भवन से रिलेटेड है, इमारत से रिलेटेड क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश के पुराने सचिवालय भवन का नाम है? तो दोस्तों, पुराना जो सचिवालय था हिमाचल प्रदेश का एलर्सली में था और इस समय आम्सडेल में है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, क्वेश्चन कहीं से भी किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। ये बिल्कुल टफ लेवल का क्वेश्चन मैंने रखा है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ करिए। तो इस क्वेश्चन का जिसने भी आंसर सही कर दिया दोस्तों, उसका एचपीजी के काफ़ी अच्छा है, या फिर हमारे चैनल के साथ वो लगातार जुड़ा हुआ है पिछले 1 साल से। ठीक है, मेरू वर्मन, चंबा रियासत की बात हो रही है, ने किस महान शिल्पकार को भरमौर में लक्षणा देवी, नरसिम्हा, गणेश और नंदी की और छतराड़ी में शक्ति देवी की प्रसिद्ध धातु की मूर्ति बनाने का आदेश दिया था? ये शिल्पकार कौन था? इसका नाम आपको पता होना चाहिए। फिलहाल ये याद रख लो, मेरू वर्मन ने ही भरमौर में लक्षणा देवी मंदिर की स्थापना करवाई थी, नरसिम्हा मंदिर की, गणेश मंदिर की, छतराड़ी में शक्ति देवी मंदिर की। तो ये क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं कई बार, और भरमौर की स्थापना मेरू वर्मन ने ही की थी। चंबा की स्थापना की थी राजा मारू ने। तो पजल मत होना, 550 ईस्वी में राजा मारू ने चंबा रियासत की स्थापना की थी। ये तो आई थिंक 8वीं-9वीं शताब्दी की बात है ये वाली, मेरू वर्मन। तो गुग्गा उस शिल्पकार का नाम था। तो ए इज़ राइट आंसर, इसको अच्छे से देखिए ध्यानपूर्वक। और महमूद गजनवी, दोस्तों पहला
मुस्लिम आक्रमण हुआ था हिमाचल के ऊपर? महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में भारत पर 7वें हमले में नगरकोट पर हमला किया। इस समय कांगड़ा में कटोच वंश का शासक कौन था? 1009 ईस्वी की बात हो रही है, तो बिल्कुल सही आंसर है जगदीश चंद। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आगे हम कंप्यूटर के क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ओवरऑल इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको अपना लेवल पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शिमला में गतिविधियों का नेतृत्व किसने किया था? आगे जाके स्वास्थ्य मंत्री भी बनी थी, ये महिला हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो इनका नाम है दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है शिमला में इन्होंने ही इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदूर राज्य की राजधानी थी? अब दोस्तों राजधानी तो मैं आपको बता रहा हूँ हिंदूर राज्य की, लेकिन आप सभी के लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, होमवर्क है आप सभी के लिए। हिंदूर राज्य की स्थापना किसने की थी? करोड़ों बार क्वेश्चन आ चुका है, कमेंट करके बताना ज़रा। हिंदूर राज्य की राजधानी जो है नालागढ़, और इस समय नालागढ़ जो है सोलन जिले में पड़ता है। तो आपको पता भी होगा, काफ़ी मेहनत करते हैं आप सभी। पहली बार हिमाचल में विधानसभा का गठन कब किया गया था? और दोस्तों काफ़ी पजल होते हैं स्टूडेंट्स की। 1951 में वोटिंग हुई थी पहली बार हिमाचल में, या 1952 में? तो दोस्तों 1951-52 दोनों में। हालांकि ये बात अलग है कि पहली बार जब चुनाव हुए थे पूरे इंडिया में, तो सिर्फ केंद्र सरकार के ही नहीं हुए थे बल्कि विधानसभाओं के भी हुए थे। तो ये कहना काफ़ी टफ है, तो ऑप्शंस को देख के ही इसका पता लगाया जा सकता है। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है हिमाचल प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 24 मार्च 1952। ठीक है, ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश में इस समय गुज्जर जो हैं, हालांकि गुज्जर भी दो प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुज्जर्स। पहले हिंदू गुज्जर और दूसरे मुस्लिम गुज्जर। तो गुज्जर जनजाति जो है ये किससे संबंधित हैं? तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, गुज्जरों को वंशज माना जाता है हुणों का। ठीक है, तो हुण इज राइट आंसर। अब कंप्यूटर के क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं, और पहला ही क्वेश्चन जो करोड़ों बार क्वेश्चंस में आ चुका है, WIMAX की फुल फॉर्म क्या है? बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड इंटरोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट टर्म्स होती हैं इनको पूछा ही जाता है लगातार जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम्स में, इनको अच्छे से देखो। अब दोस्तों ये बार जो है, पहले तो क्वेश्चन को समझिए ज़रा। वर्ड पैड या फिर नोट पैड की बात हो रही है, तो विंडोज़ जब भी आप ओपन करते हैं तो इस तरीके की विंडो खुलती है, और सबसे ऊपर ऐसी विंडो नज़र आती है, उसमें बटन्स वगैरह होते हैं, मिनिमाइज़ का, मैक्सिमाइज़ का, क्लोज का। तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो बार होती है उसको क्या बोला जाता है? तो इन चारों ऑप्शंस को बड़े ध्यान से देखो, बड़ी आसानी से आप पता लगा लोगे। क्योंकि दोस्तों कोई भी डॉक्यूमेंट आपने खोला है तो सबसे पहले तो उसका टाइटल ही आएगा ना, तो यही बिल्कुल सही आंसर है। टाइटल के बाद आपको फॉर्मेटिंग वगैरह देखने को मिल जाती है, मेन्यू बार, टूल्स बार। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जब आप MS वर्ड खोलते हो, नोटपैड खोलते हो। दोस्तों बूलियन अलजेब्रा लॉज जो हैं ये बेसिकली जो गेट्स वगैरह होते हैं, बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स, उनके ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक बूलियन बीजगणित नियम का मूलभूत तर्क संगत संकारक नहीं है? अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम आए तो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में प्रॉब्लम आए तो हिंदी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखो, एंड गेट जो होता है ये अलग होता है, और गेट जो होता है ये अलग होता है, या फिर मैं कहूँ इसमें मल्टीप्लिकेशन आप कर देते हैं, इसमें प्लस कर देते हैं। नोट जो है ये उल्टा हो जाता है, यानी कि 0 है तो 1 हो जाता है, 1 है तो 0 हो जाता है। ठीक है, और नैंड जो है ये कैसे बनाया जाता है? ये नोट और एंड का मिक्सचर होता है।
तो ये दोस्तों मूलभूत यानी कि बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर नहीं होता है, बाकी तीन जो हैं ये बेसिक हैं। तो ऑब्वियसली दिस वन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग इमेजेस टू देयर डिजिटल फॉर्म। इमेजेस मतलब सपोज करिए आपका कोई सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो इसको आप कंप्यूटर की फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसे स्कैन करेंगे, तो डिजिटल फॉर्म में फिर ये स्कैन करके आ जाएगा डॉक्यूमेंट जो भी है। तो लाइट सेंसिटिव डिवाइस यहाँ पे देखने को मिलती है। लाइट सेंसिटिव डिवाइस का मतलब क्या है, जो प्रिंटर वगैरह होते हैं आप देखते हैं, जो सबसे ऊपर जहाँ पे हमने कोई डॉक्यूमेंट रखा होता है, लाइट जाती है इस तरीके से और फिर वापस आती है, तो यही है लाइट सेंसिटिव डिवाइस। तो स्कैनर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और स्कैनर जो है दोस्तों ये एक इनपुट डिवाइस है, तो कभी भूलिएगा मत। प्रिंटर जो है आप इसे कह सकते हैं ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो अगर इन दोनों में से आपको चूज़ करना हो आउटपुट डिवाइस कौन सी है, इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो आसानी से आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो दोस्तों आपको पता ही होगा ये लेयर्स हैं OSI मॉडल या फिर TCP IP वगैरह की। तो ये जो एप्लीकेशन लेयर है इसमें क्या यूज़ होता है, इसमें दोस्तों एक प्रोटोकॉल यूज़ होती है। ये प्रोटोकॉल है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये एप्लीकेशन के लिए है, इसको याद रखो, इम्पोर्टेंट है ये भी। और ये क्वेश्चन दोस्तों CGL में भी आ चुका है, तो सपोज कर सकते हैं आप कितना इम्पोर्टेंट है। सिस्टम्स रनिंग मोर देन वन प्रोसेस कंकरेंटली आर कॉल्ड। मोबाइल आज के समय में आप चलाते हो, एंड्रॉयड हो जो भी हो, आप क्या करते हो, डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, फिर आप टिकटॉक ओपन करते हो, फिर आप व्हाट्सएप ओपन करते हो, चैटिंग करते हो। तो ये चीज़ें हैं क्या दोस्तों, इनको बोला जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग। तो इसको भी अच्छे से देखो। हालांकि मल्टी प्रोग्रामिंग की जगह अगर आपको मल्टीटास्किंग होता तो वो मोबाइल से ज़्यादा क्लियर होता। हालांकि मैंने समझाने के लिए आपको मल्टी प्रोग्रामिंग बताया है। हालांकि जो अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, इनके जो प्रोग्राम्स होते हैं इनको लॉगिन करके मल्टीपल यूज़र्स चला सकते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग की ये बिल्कुल रियल डेफिनेशन है जो अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इन IT द टेक्निक ऑफ डिलेइंग आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट्स टेम्पोरेरीली इज़ नोन एज। सबसे पहले तो टेक्निक है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इसमें क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट जो है जो जाता है कहीं, इसको डिले किया जाता है कुछ समय के लिए। तो इस चीज़ को बोला जाता है दोस्तों IT की दुनिया में पिगी बैकिंग, ठीक है। तो ये टर्म भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IT में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। बैंडविड्थ जो है अगर उसे आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो दोस्तों आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, मेमोरी इंटरलीविंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पे दोस्तों ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। इन द अब्सेंस ऑफ मोर कंप्लीट प्रोटेक्शन स्कीम्स, बजाय इसके कि बिल्कुल कंप्लीटली जो स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं सुरक्षा की, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, सोचिए ज़रा दोस्तों। हम इसके लिए यूज़ करते हैं पासवर्ड। अब देखो पासवर्ड कितना आसान है हमारे लिए कि होता क्या है, लेकिन ऊपर जो डेफिनेशन पूछी गई थी वो कितनी टफ लगी। तो हाँ, एग्जामिनर भी इसी तरीके से पजल करता है हर एक एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टेंटली रनिंग सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेसेस आर नोन एज। कॉन्स्टेंटली रनिंग सिस्टम प्रोग्राम जो हैं, जो प्रोसेसेस वगैरह लगातार चलती रहती हैं, उन्हें बोला जाता है दोस्तों डेमन्स, ठीक है। उसके बाद CPU जो है
इसे हार्ट एंड सोल ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। तो कंप्यूटर में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये क्वेश्चन बनता है बार बार। तो सीपीयू जो है दोस्तों, इसमें हमें देखने को क्या क्या मिलता है, अरिथमेटिक जो आप करते हैं, प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कुछ इसी का काम होता है। कुछ लॉजिक्स होते हैं, ऑपरेटर्स वगैरह, तो लॉजिकल यूनिट में आते हैं। रजिस्टर एंड कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर जो होते हैं सबसे फास्ट मेमोरी होती है, और कंट्रोल यूनिट कोई डिसीजन वगैरह लेना हो तो उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। 4 बिट्स के लिए हम एक शब्द क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्यूटर की दुनिया में, बता चुका हूँ करोड़ों बार, इसको बोला जाता है निब्बल, ठीक है। और 8 बिट्स के लिए 1 बाइट, 1024 बाइट्स के लिए किलो बाइट। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, तो फोर्टन, और फोर्टन का फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये भी करोड़ों बार क्वेश्चन आ चुका है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वेब पेजेस आर क्रिएटेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, वेब पेजेस हैं कौन से। सबसे पहले तो ये समझो, आप कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हो, हालांकि आज के समय तो PHP या फिर वर्डप्रेस काफ़ी कुछ इस्तेमाल किया जाता है। टिपिकल वेबसाइट्स होती हैं जो पुराने समय में, तो उनमें वेब पेजेस आपको दिखाई देते थे। यहाँ तक कि फेसबुक वगैरह जो भी वेबसाइट्स हैं ये भी इसी के ऊपर बनाई जाती थी पहले। तो कौन सी ये लैंग्वेज है, ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र या फिर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML HTTP के ऊपर ये काम करती है मुख्य रूप से, प्रोटोकॉल। तो इसको भी अच्छे से देख लो। उसके बाद दोस्तों MS एक्सेस की बात करूं या फिर डाटाबेस की बात करूं, तो अगर आपने कोई पार्टिकुलर डाटा निकालना हो किसी स्टूडेंट का, किसी का भी, तो आप SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका इस्तेमाल करते हैं। तो तीसरा जो है बिल्कुल सही है। अब ये साइंस का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। pH वैल्यू क्या होती है पानी की, तो सबसे पहले तो बेस आते हैं 0 से लेकर के 7 तक, और 7 से 14 तक जो एसिड्स होते हैं वो, तो पानी बिल्कुल नॉर्मल होता है, बिल्कुल बीच में, ठीक है। तो 7 इसकी pH वैल्यू होती है, याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट है पॉलिटी का क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो कितने सदस्यों का किया जाता है, इस आंकड़े को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। 20 तो होते हैं यूनियन टेरिटरीज से, तो टोटल 552 होते हैं लोकसभा में। 2 जो होते हैं एंग्लो इंडियन होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। 530 जो होते हैं वो होते हैं राज्यों से, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, और इस समय अगर मैं बात करूँ तो 545 हैं, तो ये भी आपको याद रखना है अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट है, किसी उम्मीदवार के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है। सपोज करिए आप MP बनना चाहते हैं, तो उम्र भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी आयु है दोस्तों कितनी, 25 साल या फिर इससे ऊपर, तो आप आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सी इज़ राइट आंसर। बाकी राष्ट्रपति की 35 वर्ष चाहिए, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए। जो पंचायतें वगैरह होती हैं उसमें 21 वर्ष चाहिए, ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, तो अगर कोई एक मेंबर चुना गया राज्यसभा में, कोई MLA वगैरह, तो वो कब तक वहाँ पे रहेगा दोस्तों, वो रहेगा कब तक, वो रहेगा 6 सालों तक। परमानेंट तब होगा जब वहाँ पे ऑप्शंस में 6 वर्ष नहीं होगा, तो यहाँ पे 6 वर्ष दिए गए हैं, इसलिए परमानेंट नहीं हो सकता। परमानेंट का मतलब क्या है कि उसे कोई भी नहीं हटा सकता, ठीक है। एक बार बन गया वो राज्यसभा का मेंबर तो बना ही रहेगा। उसके बाद राज्यसभा की बात करूं तो 1/3 सदस्य जो होते हैं हर 2 सालों बाद रिटायर हो जाते हैं। FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्य कार्य क्या है, ये क्या चीज़ देखता है, और ये याद रखना FAO का हेडक्वार्टर जो है ये दोस्तों आपको इटली रोम, यानी कि जो राजधानी है इटली की रोम,
वहाँ पे देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भूख जो है उसको हराना ही इसका उद्देश्य है, चाहे कोई विकसित देश हो या फिर विकासशील देश हो। WTO दोस्तों, जैसे चाइना और USA का जो ट्रेड वॉर है चल रहा था, तो WTO बार बार चर्चा में आता था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1995 में। तो बी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोस्तों, IMF और वर्ल्ड बैंक ये बराबर ही हैं लगभग। IMF का काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी निर्धारित करना पूरी दुनिया की, वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट के लिए लोन्स वगैरह देता है, तो यही इसमें डिफरेंस है। और इसका वाशिंगटन में हेडक्वार्टर्स हैं जो IMF है, तो इसको भी याद रखना। बाकी आपको IMF के बारे में जो भी नॉलेज हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, देखना चाहता हूँ कि कितने अच्छे तरीके से आप पढ़ते हैं। भूकंप के परिमाण को किस पर मापा जाता है? कितनी स्पीड से भूकंप आया, तीव्रता क्या है, किस चीज़ से हम मापते हैं? तो इसको मापते हैं रिक्टर स्केल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो रिलेटेड टू अर्थक्वेक। भूकंप की उत्पत्ति स्थान को डैश कहा जाता है? पृथ्वी के अंदर जो प्लेट्स वगैरह होती हैं उनमें जब गति होती है तो जहाँ पे भूकंप आता है उसे क्या बोला जाता है? फोकस, ठीक है। एपिसेंटर क्या है दोस्तों? ये है क्रस्ट यानी कि भूपर पट्टी, यहाँ पे प्लेट्स की गति होती है, भूकंप आया, यह है फोकस। इसके बिल्कुल ऊपर क्या है? एपिसेंटर। तो ये इज राइट आंसर। भारत में डैश खनिजों का समृद्ध पठार है? सबसे ज़्यादा खनिज या फिर मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में? कौन सा प्लेट्यू है? प्लेट्यू क्या होता है? पहाड़ की तरह होता है लेकिन ऊपर से बिल्कुल प्लेन होता है, मैदानों की तरह। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो प्लेट्यू है या फिर पठार है इंडिया का, उसको बोला जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो कि कहाँ पे है दोस्तों? झारखंड, ठीक है। बिहार से अलग हुआ है ये, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। पेड क्रैश कोर्स के बारे में ज़रूर डिटेल लीजिएगा। अगर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा मटेरियल चाहिए हो, डेली PDFs, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स PDFs, नोट्स PDFs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस एट्सेट्रा, इस वीडियो की PDF फाइल बिल्कुल फ्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो व्हाट्सएप जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।